स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। लीजिए, हाजिर है हरि प्रकाश राठी की कहानी वे आंखें। सर्दियों में सूरज को जाने क्या हो जाता है। उगता तो ऊँगते ऊँगते है, पर डूबने को इस कदर उतावला होता है मानो उसे किसी ने अपमानित कर दिया हो और वो अंधेरे के आगोश में मुंह छुपा लेना चाहता हो। मुंह छुपा लेने से क्या उसका अपमान कम हो जाएगा? शुतुरमुर्ग शिकारी को देखकर मुंह छुपा लेता है तो क्या वो बच जाता है? राधे वल्लभ शहर की प्रसिद्ध झील के किनारे बैठे जाने किस उधेड़बुन में खोए थे। वे सब कुछ सहन कर लेते और अब तक किया भी, लेकिन कोई स्त्री आकर उन्हें इस तरह अपमानित कर दे, ये उन्हें सर्वथा असह्य था। बाजार में आज उनकी अच्छी किरकिरी हुई। आसपास के सभी व्यापारी पहले से जले भुने थे। ये स्थिति उनके लिए हाथ में बटेर लगने जैसी थी। उन्होंने भी आग में घी डाला तो राधे वल्लभ तिलमिला उठे। वे नित्य दुकान रात 8 बजे बंद कर सीधा घर जाते, लेकिन आज ऐसे उखड़े कि 6 बजे बंद कर सीधा पिछौले चले आए। बंद कमरे में कोई चाहे आपका कत्ल भी कर दे तो मंजूर है, लेकिन यूं खुले बाजार में आपको रुसवा कर दे, लोई उतार दे, तो पीछे शेष क्या रह जाता है? आदमी की इज्जत उतर जाए, जगत में हंसी का पात्र बन जाए, तो वो स्वयं अपनी नजरों से गिर जाता है और ये सबसे बुरी स्थिति होती है। घोड़े का गिरा संभल सकता है, आंख के गिरे आदमी की गत वही समझ सकता है जिसके साथ बीतती है। झील के किनारे माथा पकड़े हुए इस तरह बैठे थे मानो किसी खड्डे में गिर गए हों। उनका इस तरह अपमानित होने का ये पहला अवसर नहीं था। गत 1 वर्ष से घटनाओं का ऐसा सिलसिला चला कि पूरा होते होते उनका धैर्य बिखर गया। एक बार की उन्हें लगा कि इस झील में कूदकर आत्महत्या कर लूं, पर वे बुजदिल नहीं थे। जीवन से यूं भागना उन्हें कतई मंजूर न था। सोचते सोचते उन्होंने सिर उठाकर सामने देखा। सूरज लाल पीला होकर काला हुआ और देखते ही देखते अंधेरे के आगोश में खो गया। शाम गहराने लगी। वे बहुत देर तक वहीं गुमसुम बैठे रहे। यकायक वे चौंके। उन्होंने कलाई पर बंधी घड़ी की ओर देखा। 8:30 बजे थे। ओह, कल्पना इंतजार कर रही होगी। इस ख्याल के आते ही वहीं रखी अपनी गाड़ी की ओर बढ़े और सीधे घर आ गए। राधे वल्लभ उदयपुर शहर के परकोटे के भीतर गत 30 वर्षों से किराने का कारोबार करते हैं। 50 पार हैं। पत्नी से बेहद प्यार करते हैं। एक लड़का है जो हैदराबाद किसी कंपनी में कार्य करता है। पत्नी उनसे 3 वर्ष छोटी, सुंदर और सुलक्षणा है। लड़के का विवाह उन्होंने गत वर्ष ही किया है। उनका कारोबार बड़ा नहीं तो इतना छोटा भी नहीं है कि उन्हें कोई आर्थिक कष्ट हो। जस तस गुजर हो जाती है और वे इतने भर से संतुष्ट भी हैं। नित्य सुबह झील पर घूमने जाते हैं और यूं नियमित कसरत करने के कारण इस उम्र में भी उनका शरीर सौष्ठव दर्शनीय है। मंझला कद, तीखी नाक, तेज चाल, दार्शनिक आंखें और सदैव सुंदर परिधान पहनना उनकी खास आदत है। शहर की अच्छी कॉलोनी में स्वयं का 3 कमरों का मकान है, जो आज से 20 वर्ष पूर्व उन्होंने औने पौने दामों पर खरीदा था, पर अब यहां भी अच्छे भाव बन गए हैं। शहर बढ़ने के साथ साथ जमीन जायदाद में विनियोजन करने वाले निहाल हो गए। कुल मिलाकर सारे सुख हैं, पर इन सुखों के बीच एक टीस रह रहकर अंतस से उभरती है। उन्हें बेवजह जगह जगह अपमान क्यों मिलता है, जबकि वे कभी किसी का अपमान नहीं करते।
ये बात याद आते ही उनका हौसला टूट जाता है। गत 1 वर्ष में तो कमाल के वाकये हुए हैं। उनकी दुकान के आसपास 3-4 किराने की दुकान हैं, जिनके मालिक एक से एक छटे हुए सौदे हैं। वे अक्सर मिलकर उन्हें अपमानित करते रहते हैं। प्रतिस्पर्धा में भारी पड़ते ही वे ऐसा अट्टहास करते हैं कि राधे वल्लभ का दिल टूट जाता है। वे खून के घूंट पीकर रह जाते हैं। शहर में 2-3 मित्र भी हैं जो बचपन में स्कूल के दिनों में उनसे जुड़ गए थे। वे जब तब मिलते हैं उन्हें आड़े हाथों लेते हैं। राधे वल्लभ प्रत्युत्तर देने का प्रयास करते हैं, पर एक अकुशल शिकारी की तरह उनके तीर भौंतरे हो जाते हैं। वे अक्सर ईश्वर से इस बात की शिकायत भी करते हैं कि लोग अकारण उनके पीछे क्यों पड़े रहते हैं, पर ईश्वर ने पहले किसी को उसके दुख का कारण बताया हो तो उन्हें बताएं। उन्हें याद है, बचपन में एक बार परीक्षा में सभी बच्चे नकल कर रहे थे। निरीक्षक अध्यापक अजीब बावला था, किसी को कुछ नहीं कह रहा था। इसी के चलते सभी मौके का फायदा उठा रहे थे। राधे को नकल से सख्त नफरत थी। वे निर्भीक चुपचाप परीक्षा दे रहे थे। साहूकार किसी से क्यों डरे? तभी आकस्मिक निरीक्षण हुआ और निरीक्षक ने उन्हें धर लिया। जाने कैसे उनकी पुस्तक उस दिन ड्रॉवर में रह गई और वे निर्दोष शिकार हो गए। प्रधानाध्यापक को बुलाया गया, जिसने सरेआम उन्हें न सिर्फ प्रताड़ित किया बल्कि दीवार की तरफ मुंह खड़ा होने का निर्देश भी दिया। लज्जित उनका सिर शर्म से झुक गया। कॉलेज के दिनों में भी किसी शातिर लड़की ने उन्हें अपने इश्क में फांस लिया। लड़की कुछ समय बाद जब तब उनसे रुपयों की उगाही करने लगी। उनके सहपाठियों ने घर आकर शिकायत की तो पिताजी नाराज हुए। उन्होंने लड़की को तो डांट डपट कर विदा किया, लेकिन राधे वल्लभ पर उखड़ गए। उनकी अच्छी जलालत हुई और इज्जत तार तार हो गई। तब से अब तक ऐसी अनेक छोटी बड़ी घटनाएं होती रही। अनेक बार कोई खास दुख, कष्ट अथवा कमी हमारे भाग्य से चिपक जाती है। गत 1 वर्ष से तो मानो उनकी प्रतिष्ठा को ग्रहण लग गया। यह सिलसिला बैंक के किश्तें न चुका पाने से प्रारंभ हुआ। मैनेजर सनकी था। उसने सरेआम बाजार में आकर उगाही कर ली। प्रतिस्पर्धी ऐसे ही अवसर की तलाश में थे। उन्होंने घटना को 3 का 13 करके बताया। बेचारी राधे वल्लभ की हालत चुल्लू भर पानी में डूबने जैसी हो गई। वे तड़प कर रह गए। इन दिनों अक्सर अनमने से रहते हैं। इसके कुछ दिनों बाद दुकान आते हुए उनकी कार किसी राहगीर को कोने से टकरा गई। उस व्यक्ति के चोट तो नहीं लगी, पर वो तेजी से नीचे गिर पड़ा। वो चेहरे मोहरे से काफी रुआब वाला था। उस दिन बाजार में किसी उत्सव के चलते बहुत भीड़ थी। उन्हें लगा यहां से शीघ्र किनारा कर लेने में ही सार है। उन्होंने कार तेज की और सामने 2-3 राहगीर आ गए। इसी बीच उस व्यक्ति ने उठकर उन्हें रोक लिया। दुर्भाग्य, वो कोई वकील था। उसने सरे राह राधे वल्लभ की कॉलर पकड़ी, हिट एंड रन के केस की धमकी दी और पकड़कर एक कोने तक ले गया। उस दिन उनकी अच्छी फजीती हुई। वकील रुपए 20,000 और ले गया। इन दिनों व्यावसायिक अवसाद के चलते उनकी माली हालत खराब थी। वे मन मसोस कर रह गए। इसी दरमियान एक रिश्तेदार के कहने पर उन्होंने किसी के ऋण की जमानत दी। दुर्भाग्य से वो व्यक्ति फर्जी निकला। उनके पास तो कोई विशेष संपत्ति थी नहीं। राधे वल्लभ के मकान पर प्रभार बन गया। कोर्ट वालों ने कॉलोनी में आकर नोटिस चस्पा किया तो सभी पड़ोसी आ गए। अब तो रही सही खाक में मिल गई। अनुशंसा करने वाला रिश्तेदार भी किनारा कर गया। उनका हृदय डूब गया। वे चिल्ला पड़े, हे भगवान, मुझे उठा ले। यूं अपमानित होकर जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मुझे बार बार यूं अपमान क्यों सहना पड़ता है?
इन दिनों उन्हें अजीब से स्वप्न आते हैं। एक बार उन्होंने स्वयं अपनी चिता जलती देखी। चिता समाप्त होने के बाद जाते हुए लोग उपलों के बजाय चिता में पत्थर फेंक रहे थे। वे हड़बड़ा कर उठ गए। उस रात वे पसीने से तरबतर थे। इसके 2 दिन बाद जाने किस बात पर उनके किसी सहभोज में रिश्तेदारों से ठन गई। सभी ने अवसर पाते ही जी भरकर उनके दुर्व्यवहार की निंदा की। अब तो वे स्वयं में सिमट गए। बाजार में एक स्त्री के साथ हुई अंतिम घटना के बाद तो उनके अवसान जाते रहे। हुआ यूं कि एक स्त्री अपने कुछ अन्य स्त्री मित्रों के साथ उनके यहाँ सामान खरीदने आई। वो 3-4 बार पहले भी आ चुकी थी। उस दिन सामान पैक करवाने के बाद उसने उधार लिखने की बात की। राधे वल्लभ उधार नहीं देते। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा, यूं बिना रकम लोग आते क्यों हैं? बेवजह मजदूरी करवा दी। औरत ये बात सहन नहीं कर पाई। तत्पश्चात जाने किस बात पर बहस हुई कि वो उखड़ गई। वो एक तेज तर्रार औरत थी। उसने राधे वल्लभ पर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। वहीं खड़ी उनकी सखियों ने इस बात की पुष्टि कर दी। बात बढ़ी तो अन्य ग्राहक, प्रतिस्पर्धी और व्यवसायी वहीं आकर इकट्ठे हो गए। अच्छी खासी भीड़ जुट गई। 2-4 मंचलों ने राधे वल्लभ को आड़े हाथों लिया। उनका मुंह लटक गया। आज तो जूतों में दाल पट गई। रात राधे वल्लभ बिस्तर पर बदहवास पड़े थे। ये तो उनके बचे कुचे सम्मान के कफन में कील ठोकने जैसी बात थी। व्यक्ति को सम्मान मिले न मिले, पर यूं तिल तिल घड़ी घड़ी अपमानित मृत्यु कोई कैसे सहन करे? ऐसी उंगलियां उठेगी तो क्या वे जी पाएंगे? आज पहली बार वे कल्पना के आगे रो पड़े। कल्पना, इतने अपमान, इतनी उपेक्षा और इतनी अवमानना के साथ क्या मैं जी पाऊंगा? ऐसे निरादर, तिरस्कार और तौहीन के साथ कोई जीना भी जीना है? क्या मैं कभी इससे उबर पाऊंगा? जाने किस जन्म में कौन से पाप किए जिसका यूं सिला मिल रहा है। अब ये दुख मेरी ताकत के बाहर का है। हे प्रभु, मुझे ऐसी अवहेलना, जिल्लत, बेकदरी से उबार। अब बस कर, अब और नहीं। मेरी लुटी इज्जत के फूटे भाग्य का तू ही तारणहार है। कल्पना दूसरे दिन उन्हें किसी ज्योतिषी के पास ले गई। उन्होंने बताया कि अवश्य उनके हाथों जाने अनजाने किसी का अपमान हुआ है। ऐसा कोई पाप आपकी आत्मा से चिपक गया है। ये उसी की बद्दुआ का परिणाम है। उसने कई उपाय बताए। राधे वल्लभ के नाक कान छिदवाए, आंखों में सुरमा लगाने को कहा, राहु केतु के दान करवाए, पर राधा वल्लभ को चैन नहीं मिला। बाद में वे किसी तांत्रिक के पास भी गए। उसने कीकर की जड़ों में दूध डलवाया, गधे सुअर तक के बाल बंधवा कर टोटके किए, पर स्थिति जस की तस थी। वरन इन दिनों 3-4 ऐसी और घटनाएं बन गई। कलंक गहरा हो गया। हताश वे एक संत के पास गए। उसने इसे पूर्व जन्म का दोष बताया। संत प्रबुद्ध, पढ़े लिखे, ज्ञानी थे। उन्होंने राधे वल्लभ को किसी मनोचिकित्सक की राय लेने की सलाह दी। मनोचिकित्सक ने उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन अर्थात पूर्व जन्म प्रवेश करवाकर जड़ कारण जानने की सलाह दी। इस प्रकार की थेरेपीज के इन दिनों अच्छे परिणाम मिले थे। मरता क्या न करता। राधे वल्लभ इस थेरेपी के लिए तैयार हो गए। उन्हें शांत कर जब पूर्व जन्म की यादों में ले जाया गया तो असल कारण जान वे स्तब्ध रह गए। पिछले जन्म में वे न सिर्फ एक प्रतिष्ठित लेखक, पत्रकार और साहित्यकार थे, एक कुशल वक्ता भी थे। सरस्वती मानो उन पर सवार थी। लोग उनके कलम और वाणी का लोहा मानते थे। पाठक उनकी पुस्तकों के दीवाने थे। उनके उद्बोधनों में भीड़ उमड़ती। उनके नजदीकी उनकी प्रशंसा के पुल बांध देते। इस दरमियान उन्हें अनेक सम्मान भी मिले। इन्हीं परिस्थितियों के चलते
उन पर विद्वत्ता का नशा चढ़ गया। अहंकार सिर चढ़कर बोलने लगा। वे अपने आगे किसी को कुछ नहीं मानते। असहमति, आलोचना उन्हें जरा नहीं सुहाती। अहंकार पर खरोंच मात्र से वे उखड़ जाते। अब वे अपने प्रतिद्वंदियों, प्रतिस्पर्धियों और साथी साहित्यकारों का जमकर उपहास करने लगे। भरी सभा महफिलों तक में पानी उतारने से नहीं चूकते। उन्हें कुछ भी कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। थेरेपी के दरमियान मनोचिकित्सक ने राधे वल्लभ को उन अपमानित लोगों को गौर से देखने को कहा। उसने एक एक कर उन्हें पहचानने, उनका नाम बताने को कहा, पर वे उस स्मृति तक नहीं पहुंच सके। थेरेपिस्ट ने उनकी आंखों में झांकने को कहा। उन्होंने गौर से देखा। इस बार वे सबको पहचान गए। उन्हें पहचानते ही वे विहल हो गए। थेरेपिस्ट ने अब उन्हें एक एक से क्षमा याचना कर क्षमा मांगने को कहा। राधे वल्लभ हाथ जोड़े, गर्दन झुकाए उन सब के आगे खड़े थे। उनसे क्षमा मांगते हुए वे बिलख पड़े। ओह, परमात्मा का न्याय कितना निष्पक्ष है। जैसे वायु गंध को सहज ही अपने साथ ले जाती है, पूर्व जन्मों के गुण दोष भी तब तक जीव के साथ चलते हैं जब तक विमोचित नहीं हो जाते। मृत्युपरांत वे नए शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। क्षमा मांगकर वे हल्के हुए तो मनोचिकित्सक ने उन जन्म की स्मृतियों को वहीं छोड़ने को कहा। उन्होंने वैसा ही किया। थेरेपी के पश्चात वे शांत भाव से उठे और कल्पना के साथ सीधे घर चले आए। वे आंखें फिर किसकी थी? वे किन आंखों को पहचान गए थे? वे आंखें उन व्यावसायिक प्रतिस्पर्धियों की थी जो उनकी नित्य फजीती करते थे। स्कूल में नकल करते हुए पकड़ने वाले निरीक्षक और मुंह उल्टा कर खड़ा करवाने वाले प्रधानाध्यापक की थी। इन आंखों में स्कूल कॉलेज के मित्र, वकील, बैंक मैनेजर की आंखें भी थी। जिस रिश्तेदार के कहने से उन्होंने जमानत दी और जिसकी जमानत देने से उनका मकान गिरवी हुआ, वे आंखें भी थी। इसमें कॉलेज की वो शातिर लड़की, शिकायत करने वाले सहपाठी और उन पड़ोसियों की आंखें भी थी जो उनके घर पर नोटिस चस्पा होते देख मजाक उड़ा रहे थे। उन आंखों में उस स्त्री की आंखें भी थी जिसने उन्हीं की दुकान में उन पर बदतमीजी का आरोप लगाया था। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।